हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का 10वां पाठ। पाठ का नाम था बड़े भाई साहब। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आइए हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक यानी इस पाठ का मुख्य पात्र, तो उसकी रुचि किन किन कार्यों में थी? उत्तर है, कथानायक की रुचि खेलकूद, मैदानों की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी, कागज़ की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना आदि कार्यों में रुचि थी। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? उत्तर है, बड़े भाई छोटे भाई से हर समय एक ही सवाल पूछते थे। कहाँ थे? उसके बाद वे उसे उपदेश देने लगते थे। यानी जो कहानी में बताया है कि बड़ा भाई छोटे भाई से हमेशा एक ही सवाल पूछते थे कि तुम अब तक कहाँ थे, और उसके बाद वो उसे उपदेश देने लगते थे। अगला प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया। वह यह सोचने लगा कि अब पढ़े या न पढ़े वह पास तो हो ही जाएगा। वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना अधिक समय खेलकूद में लगाने लगा। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? उत्तर है, बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे। वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? उत्तर है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर व कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कभी कभी वे एक शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख डालते। कभी कभी वे एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना बनाते जो निरर्थक होती, कभी किसी आदमी का चेहरा बनाते। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? उत्तर है, छोटे भाई ने अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय करके टाइम टेबल बनाया जिसमें खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं था। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय उसने यह सोचा कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करना दूसरी बात है। यह टाइम टेबल का पालन न कर पाया क्योंकि मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही वह सब कुछ भूल जाता। प्रश्न 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से में उसे खूब लताड़ा यानी डांटा। उसे घमंडी कहा और सर्वनाश होने का डर दिखाया। उसने उसकी सफलता को भी तुक्का बताया यानी इत्तेफाक बताया और आगे की पढ़ाई का भय दिखलाया। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? उत्तर है, बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही चाहते और कोशिश करते थे कि वे जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करे। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था कि स्वयं अनुशासित रहकर ही वे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। यानी बड़ी भाई ने सोचा कि जब तक मैं स्वयं समय का पालन नहीं करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा, तब तक अपने छोटे भाई को उपदेश कैसे दूंगा? वो मेरा तभी कहना मानेगा जब मैं संयमित रहकर पढ़ाई करूं। प्रश्न 4,
बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात पढ़ने तथा खेल कूद में समय न गंवाने की सलाह देते थे। वे बड़ा होने के कारण उसे राह पर चलाना अपना कर्तव्य समझते थे। प्रश्न 5, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? उत्तर है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नर्म व्यवहार का अनुचित फ़ायदा उठाया, जिससे उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई और उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में यह भावना बलवती हो गई कि वह पढ़े या न पढ़े, परीक्षा में पास अवश्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट कर दिया। यानी जब लेखक अपनी कक्षा में अव्वल आया तो वह थोड़ा लापरवाह हो गया, पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि कम हो गई और वो ये सोचता कि वो पढ़े या ना पढ़े पास तो ज़रूर हो ही जाएगा, इसलिए वो अब ज़्यादा से ज़्यादा समय पतंग उड़ाने में व्यतीत करता था। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, मेरे विचार में यह सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती तो वह कक्षा में कभी भी अव्वल नहीं आता। यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत तथा लताड़ से कभी कोई सीख ग्रहण नहीं की, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि छोटा भाई तो खेल प्रवृत्ति का था। बड़े भाई की डांट फटकार की ही भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता की तथा उसकी चंचलता पर नियंत्रण रखा। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था, अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। प्रश्न 2, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? उत्तर है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उन्होंने रौद्र रूप धारण करके पूछा, कहाँ थे? लेखक को मौन देखकर यानी चुप देखकर उन्होंने लताड़ते हुए घमंड पैदा होने तथा आगामी परीक्षा में फेल होने का भय दिखाया। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है, जो कि जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, लेकिन यह पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। दुनिया को देखने, परखने तथा बुजुर्गों के जीवन से हमें अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान हर विपरीत परिस्थिति में भी समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। इसलिए उनके अनुसार अनुभव पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन को परखा और संवारा जाता है तथा जीवन को समझने की समझ आती है। प्रश्न 4, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को खेल कूद में समय न गंवाकर पढ़ने की सलाह देते थे, अभिमान न करने की सलाह देते थे, अपनी बात मानने की सलाह देते थे। वे बड़ा होने के कारण ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते थे। प्रश्न 5, बड़े भाई के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। बड़े भाई के स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह उत्तर है, बड़ा भाई बड़ा ही परिश्रमी था। वह दिन रात पढ़ाई में ही जुटा रहता था, इसलिए खेल कूद, क्रिकेट मैच आदि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह बार बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई में लीन रहता था। बड़ा भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर है, इसलिए वह अपने छोटे भाई को उपदेश ही देता रहता है, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहता है। 4, वह अनुशासन प्रिय है, सिद्धांत प्रिय है, आत्मनियंत्रण करना जानता है। वह आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को अपने छोटे भाई को भी देता है। प्रश्न 6, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव
और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? उत्तर है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका मत था कि किताबी ज्ञान तो रट्टा मारने का नाम है, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका जीवन से कुछ लेना देना नहीं, इससे बुद्धि का विकास और जीवन की सही समझ विकसित नहीं हो पाती है। इसके विपरीत अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है। इसी अनुभव से जीवन के सुख दुख से सरलता से पार पाया जाता है। घर का खर्च चलाना हो, घर के प्रबंध करने हो या बीमारी का संकट हो, वहीं उम्र और अनुभव ही इसमें व्यक्ति की मदद करते हैं। प्रश्न 7, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि 1. छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है। उत्तर है, छोटे भाई का मानना है कि बड़े भाई को उसे डांटने डपटने का पूरा अधिकार है क्योंकि वे उससे बड़े हैं। छोटे भाई की शालीनता व सभ्यता इसी में थी कि वह उनके आदेश को कानून की तरह माने, अर्थात पूरी सावधानी व सतर्कता से उनकी बात का पालन करे। 2. भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। इसका उत्तर है, भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव है। समझ किताबी ज्ञान से नहीं आती, अपितु दुनिया के अनुभव से आती है। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। बड़े भाई ने कहा कि यदि मैं आज अस्वस्थ हो जाऊं तो तुम भली प्रकार मेरी देखरेख नहीं कर सकते। यदि दादा हों तो वे स्थिति को संभाल लेंगे। तुम अपने हेडमास्टर को देखो, उनके पास अनेक डिग्रियां हैं। उनके घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ करती हैं। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव था। तीसरा है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। इसका उत्तर है, भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मैं तुमको पतंग उड़ाने की मनाही नहीं करता। सच तो यह है कि पतंग उड़ाने की मेरी भी इच्छा होती है। बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को दबा जाते हैं। एक दिन भाई साहब के ऊपर से पतंग गुजरी। भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया। वे उछलकर पतंग की डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़कर आ रहे थे। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है जो अनुकूल वातावरण पाकर उभर उठता है। नंबर 4, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। इसका उत्तर है, बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को यह समझाना कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और जीवन का अनुभव दूसरी बात। तुम पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे पास आ गए हो, लेकिन यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहता हूँ। और ऐसा करने के लिए वह थप्पड़ का डर दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार भी सकता हूँ, अर्थात तुम्हें डांटने का मुझे पूरा हक है। ग, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। इस पंक्ति का आशय है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इम्तिहान तो रटकर भी पास किया जा सकता है। केवल इम्तिहान पास करने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास है, जिससे व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है। प्रश्न 2, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। उत्तर है, लेखक खेलकूद, सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी था। उसका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उसे खूब डांटता डपटता था, उसे घुड़कियां देता था, तिरस्कार करता था, परंतु फिर भी वह खेल कूद को नहीं छोड़ सकता था। वह खेलों पर जान छिड़कता था। जिस प्रकार विविध संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया के बंधन में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहकर भी खेलकूद के आकर्षण से बंधा रहता है। प्रश्न 3, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। उत्तर है,
इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत तथा टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा तथा ठोस बनाया जाता है, उसी प्रकार से जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायदार नहीं बन सकता, मजबूत नहीं बन सकता। प्रश्न 4, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो बंद गति से आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। उत्तर, लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी, अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। आशय यह है कि कटी हुई पतंग धीरे धीरे धरती की ओर गिर रही थी। लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी मानो वह कोई आत्मा हो जो स्वर्ग से मिलकर आई हो और बड़े भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही हो। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर समझ में आ गए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।